हेलो स्टूडेंट्स। आज शारदा क्लासेस के इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th के हिस्ट्री का मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर का 3rd यूनिट जो है इंटर वार इकोनॉमी, उसकी चर्चा करेंगे। तो इंटर वार इकोनॉमी की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें शब्द आता है इंटर वार, और इंटर वार का मतलब है दो युद्धों के बीच में, यानी जो रेफरेंस है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच की चर्चा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में दुनिया में अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया गया, क्या क्या हुआ। जैसे ही युद्ध होता है तो उसका तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वो हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 तक चला, और ये दो यूरोपियन पावर्स के बीच में, मेनली ये यूरोप के देशों के बीच में ही हुआ, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा और 3 डिकेड्स लग गए पूरे दुनिया को। जहाँ ये प्रभाव पड़ा पूरे दुनिया पर, तो उस प्रभाव से उभरने में 3 डिकेड्स लग गए इसको उस विनाश लीला से उभरने में, उस विनाशकारी प्रभाव से अपने को निकालने में। फर्स्ट यूनिट है वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। जो युद्ध हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ, उस दौरान क्या क्या बदलाव हुए। तो सबसे पहली बात जो हम जानना उचित समझते हैं वो यह है कि पावर ब्लॉक्स, 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में यह फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। पहले को एलीज कहते थे और दूसरे को सेंट्रल पावर्स कहते थे। तो एलीज में थे ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आके शामिल हो गया। और एक तरफ जिनको सेंट्रल पावर्स कहते थे उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन टर्की, जो ओटोमन साम्राज्य के द्वारा टर्की पे शासन किया जाता था। ये तो ये दोनों ही ब्लॉक्स जो थे, या ऐसे कहना कि इनमें जितने भी देश शामिल थे वो सब यूरोप के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे। और ये पहले दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में ये लोग लीडर्स थे, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे था। लेकिन बुरी बात क्या हुई कि उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का उपयोग इन लोगों ने अपने दुश्मनों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में, अपने दुश्मनों के यहाँ सबसे ज़्यादा विनाश पहुंचाने में किया। इसलिए हमने लिखा कि यूज्ड इंडस्ट्री टू कॉज ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन टू द एनिमीज। क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडस्ट्रियल वार कहलाया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, सवारियों का इस्तेमाल हुआ, वो सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, जैसे गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा। और बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में लोगों की भर्ती हुई वहाँ पर मिलिट्री में, और उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन्स के द्वारा, शिप्स के द्वारा ले जाया गया। और ये युद्ध इतना ज़्यादा भयानक था कि इसमें 9 मिलियन, लगभग 9 मिलियन लोग मारे गए और 20 मिलियन लोग इंजर्ड हुए। अब है कि जितने भी जो लोग मारे गए या इंजर्ड हुए वो सब कौन लोग थे? वो सब लोग वह थे जो वर्किंग एज के लोग थे। आप जानते हैं वर्किंग एज 15 टू 60 ईयर्स के लोगों को कहा जाता है वर्किंग एज। तो वर्किंग एज के बहुत अधिक लोग युद्ध में शामिल हुए, मारे गए और घायल हुए। इनएबिलिटी आ गई उनमें, एक तरह से वो डिसेबल्ड हो गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का कि जो वर्कफोर्स था, जो काम करने लायक लोग ही जब मारे जाएंगे या घायल हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, तो काम जो करने वाले लोग हैं वो वर्कफोर्स कम हो गया। उसके बाद इनकम्स डिक्लाइन, जो इनकम था लोगों का, तो इनकम डिक्लाइन कर गया। सारे लोगों के यहाँ का इनकम, जो कमाने वाले लोग थे वो मर गए या घायल हो गए, नहीं कमा रहे हैं तो इनकम कम हो जाएगा। तो परिणाम उसके इफेक्ट में विमेन टुक टू वर्क्स अर्लियर डन बाय मेन ओनली। तो वो सारे काम जो पहले केवल पुरुष ही करते थे, या ये समझा जाता है कि पुरुषों के करने का ही काम है, उन कार्यों को करने की जिम्मेवारी भी अब महिलाओं पे आई। और इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन इकोनॉमिक पावर स्नैप्ड। पहले अब ये जो भी पावर ब्लॉक्स थे, चाहे वो एलीज हों चाहे सेंट्रल पावर्स हों, क्योंकि वही इंडस्ट्रियल नेशंस थे, तो निश्चित रूप से उनमें बहुत क्लोज लिंक होगा, व्यापार होता होगा उनके बीच। तो वह लिंक भी कट गया, टूट गया, क्योंकि उनमें दुश्मनी हो गई। हम देखेंगे यहाँ कि ब्रिटेन इकोनॉमी क्रम्बल्ड। सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इस वर्ल्ड वार फर्स्ट का ब्रिटेन के इकोनॉमी पर ही पड़ा, और ब्रिटेन की इकोनॉमी क्रम्बल्ड हो गई। क्रम्बल होने का मतलब होता है चकनाचूर हो जाना। जैसे कोई पापड़ आप हाथ में ले लीजिए सेंक करके और उसको दबा दीजिए तो चूर चूर हो जाएगा, उसी तरह से उसको कहते हैं क्रम्बलिंग।
तो द यूएस बिकेम क्रेडिटर फ्रॉम डेटर। अब उसके पहले तक वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आज तक कर्जदार हुआ करता था, कर्ज ले लेकर के वहाँ पे काम होता था, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब कर्ज देने वाला देश बन गया। उससे लोगों ने कर्ज लिया और उसकी इकोनॉमी को फायदा हुआ। आज अमेरिका की जो भी स्थिति है वो शुरुआत उसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही हुई। अब सेकंड यूनिट में बात आती है कि पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी युद्ध के बाद में ये जो तबाही हुई, बर्बादी हुई, विनाश हुआ, उससे लोग कैसे उबर पाए, अपने को कैसे बाहर निकाल पाए और क्या निकल पाए या नहीं निकल पाए, इसकी चर्चा होगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में क्या क्या हुआ। ब्रिटेन फेस्ड प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक क्राइसिस। ब्रिटेन में मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा, जो आर्थिक विपत्तियां आई, जो आर्थिक दुष्प्रभाव हुआ वो सबसे ज़्यादा समय तक चला। इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान। और ये एक अजीबोगरीब बात है कि युद्ध के दौरान इंडस्ट्री डिस्करेज होती है, लेकिन युद्ध के दौरान डिमांड इतना बढ़ा चीज़ों का कि जापान में और इंडिया में नई नई इंडस्ट्रीज लगी, लोगों को लंबे समय तक नई भर्तियां हुई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। और इन सारे चीज़ों को करने के लिए पुरानी इंडस्ट्रीज ने अपने को मल्टीपल शिफ्ट में चलाना शुरू किया और नई नई कुछ लोगों ने नई इंडस्ट्रीज को भी स्थापित करना शुरू किया। यानी उन देशों में जहां पर पहले प्रोडक्शन नहीं होता था, अब इंडिया और जापान में प्रोडक्शन होने लगा चीज़ों का। तो निश्चित रूप से अब जब युद्ध समाप्त हुआ तब ब्रिटेन, भारत जो बहुत बड़ा बाजार था, और जापान जो इंटरनेशनल मार्केट पे धीरे धीरे अपना सप्लाई बढ़ा दिया था, उसको वो रीगेन नहीं कर पाया ब्रिटेन। नो डोमिनेंस इन इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट, यही बात मैंने बताई। ओवर बर्डन विद ह्यूज एक्सटर्नल डेट। और ब्रिटेन के बहुत ज़्यादा, ब्रिटेन जो है बाहरी कर्ज से दब गया। यूएस से बहुत अधिक लोगों ने कर्ज लिया, वहाँ की सरकार ने कर्ज लिया, तो ब्रिटेन डेट में चला गया, बहुत ज़्यादा कर्ज में दब गया। और क्या हुआ? प्रोडक्शन कंट्रैक्टेड, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि काम करने वाले लोग मर गए, या इंडस्ट्रीज तबाह हो गई, खेत तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गई। तो इन सारे चीज़ों के करने से प्रोडक्शन को प्रभाव पड़ा, प्रोडक्शन कम हो गया। और जब प्रोडक्शन कम हो गया, इंडस्ट्रीज अपने कर्मचारियों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दी, जो बहुत सारी बंद हो गई, तो भी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। गवर्नमेंट रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, और चूंकि सरकार का बहुत ज़्यादा खर्च युद्ध में हो चुका था, इसलिए सरकार भी अपना खर्च कम की। तो सरकार का काम क्या है? पब्लिक के लिए काम करना। तो पब्लिक के फायदे की जो काम थे उसमें भी सरकार का एक्सपेंडिचर कम हो गया। परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे जॉब्स लॉस्ट हो गए, यानी फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया। और जब ऐसी परिस्थिति हो जाएगी तो लोग चिंतित होने लगे, चिंता में दबने लगे, और एक तरह की अनिश्चितता कि बाद में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या अभी ही जो काम कर रहे हैं वो कर पाएंगे या नहीं, ऐसी बातें उनके दिमाग में चलने लगी। अब कहता है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज ऑल्सो इन क्राइसिस। और जब युद्ध हुआ तो जो जितने जगह उस समय एग्रेरियन इकोनॉमी ज़्यादा थी, लोग खेती पर अधिक निर्भर थे, और खेती की चीज़ों पर ही इंडस्ट्री भी निर्भर हुआ करती थी, जैसे कॉटन इंडस्ट्री थी, सिल्क इंडस्ट्री थी, ऐसी चीज़ें। तो एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत अभाव में चली गई, संकट में चली गई। जैसे ईस्टर्न यूरोप जो मेजर एक्सपोर्टर हुआ करता था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले, जो बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़े हैं इसी के पहले वाले यूनिट्स में, कि ब्रिटेन में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते फूड का डिमांड बढ़ा था। तो वहाँ ये लोग सप्लाई करने के लिए खूब गेहूँ उपजाना शुरू कर दिए थे और एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ये डिसरप्ट हुआ सप्लाई, तो उसके चलते अब बाकी जगह जो डिमांड था दुनिया में, वहाँ के डिमांड को पूरा करने के लिए कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ये लोग खूब प्रोडक्शन बढ़ा करते और एक्सपोर्ट करना शुरू किए। तो इनका व्यापार एक्सपेंड हो गया फूड का। यूरोप जब युद्ध खत्म हुआ तो ये पूर्वी यूरोप के लोगों ने फिर से प्रोडक्शन शुरू किया कि पहले वाले डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो प्रोडक्शन बहुत हो गया, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि ये कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पहले से ही मार्केट में अपना सप्लाई बढ़ा रखा था। तो परिणाम हुआ कि सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गया, तो ग्रेन्स के प्राइसेस कम हो गई, बहुत ज़्यादा कीमतें गिर गईं, और रूरल इनकम डिक्लाइन। तो जब रूरल एरिया में लोग खेती करते हैं, खेती के चीज़ों की कीमत कम हो जाएगी तो उनका इनकम कम हो गया और फार्मर्स जो है कर्ज में डूब गए। अब इसके चलते हम देखते हैं कि तीसरे यूनिट में आते हैं कि राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।
अब एक दूसरी बात आती है कि मास प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ों का बनना और बहुत अधिक कंजम्पशन होना। देखते हैं आगे। द यूएस शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल, क्विक रिकवरी 1920s। देखिए, अमेरिका को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहाँ भी तबाही हुई, लेकिन वो जल्दी ही इससे निकल पाया। बहुत 1920s के मिडिल में वो अपने को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल पाया। मास प्रोडक्शन पोस्ट वार इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। मास प्रोडक्शन का मतलब ज़्यादा मात्रा में चीज़ों का प्रोड्यूस होना। तो पहले स्लॉटर हाउसेस हुआ करते थे, शिकागो में स्लॉटर हाउसेस हुआ करते थे, जहाँ पे एक लाइन में जो कसाई हैं वो बैठे हैं और उनका एक कोई जानवर है जिसका मीट निकालना है, तो कोई उसको काट दिया, फिर वो आगे बढ़ा दिया गया असेंबली लाइन पे, और वहाँ पे किसी ने चमड़ा निकाल लिया, फिर उसके बाद से किसी ने वेस्ट उसके जो अनवांटेड पार्ट्स हैं उसको हटा दिया, फिर उसको किसी पार्ट को कोई निकाला, किसी पार्ट को कोई निकाला, अंत में जाते जाते वो जीव जो है पूरे तरह से मीट में कन्वर्ट हो चुका होता था। उसी कंसेप्ट को लेकर के अमेरिका के फोर्ड साहब ने इस कंसेप्ट को लिया और कार की जो कंपनी थी उसमें असेंबली लाइन के कंसेप्ट को ये किया, इंट्रोड्यूस किया डेट्रॉइट में। तो परिणाम ये हुआ कि अब फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोडक्शन, कार प्रोडक्शन का जो ढंग था वो तेज हो गया और सस्ता भी हो गया प्रोडक्शन। तो इस तरह से ये जो असेंबली लाइन का कंसेप्ट था, यह एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाया प्रोडक्शन में, पर्टिकुलरली कारों के प्रोडक्शन में। फिर हम देखते हैं कि वर्कर्स, अब इसमें क्या होता था कि जो भी वर्कर्स होते थे वो मजबूर थे कि एक निश्चित टाइम तक उनके सामने जो काम करने का टास्क उनका होता था वह उनके सामने रहता था, तो उतने देर में उस काम को कर ही देना था, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएगा, तो फिर मिस्टेक पकड़ा जाएगा। और वो बीच में ब्रेक नहीं ले पाते थे, थोड़ा सा काम के बीच में जो कर्मचारी बातचीत कर लेते हैं आपस में वो नहीं कर पाते थे। उसके बाद तो ये सारी जो प्रेशर हुए, उनको कोई आज़ादी नहीं रहती थी, तो इनके चलते बहुत सारे वर्कर्स ने काम छोड़ा बीच में। लेकिन हेनरी फोर्ड जो थे उन्होंने भी अपनी बुद्धि लगाई और उन्होंने क्या किया कि वेजेज को डबल कर दिया, $5 तक कर दिया 19 जनवरी 1914 में। तो $5 कर देने से फिर अब वेजेज के लालच में ज़्यादा लोग आकर के काम करने लगे। और लेकिन इन्होंने दो बातें कर दी कि वहाँ पे अपने इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन नहीं बनने दिया। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है मजदूर संगठन। मजदूर संगठन उन्होंने नहीं बनने दिया और काम कराने लग गए। तो पैसा ज़्यादा दे रहे थे लेकिन प्रोडक्शन और उस ज़्यादा पैसे के चलते इंडस्ट्री को जो प्रेशर आया उसका कंपनसेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि असेंबली लाइन के स्पीड को बढ़ा दिया, तेज कर दिया। तो जहाँ पहले 10 कार 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी समय लगता था 10 कार के बनने में, उसके जगह पे 15 कार बन रही है। तो इसको इन्होंने कहा था कि ये मेरा सबसे बढ़िया कॉस्ट कटिंग डिसीजन है। वेजेस को बढ़ा देना कॉस्ट कटिंग डिसीजन कहा था इन्होंने। फिर तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि यह असेंबली लाइन का कंसेप्ट पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में कॉपी किया गया। यानी अब कार्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत जल्दी और कम पैसे में बनने लगी। तो जब कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा तो सेल भी कम होगा। अरे सेल कम नहीं होगा, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। तो उससे सेलिंग प्राइस कम हो गई, तो जब सेलिंग प्राइस कम होगी, चीज़ें जब सस्ती होती हैं तो कंजम्पशन बढ़ जाता है और तो प्राइसेस कम हो गए और मजदूरों की मजदूरी थोड़ी सी बढ़ी थी तो मजदूर भी काम करने लगे। परिणाम यह हुआ कि 1919 में जो 2 मिलियन कारें बनती थीं वो कारें 1929 तक आते आते साल भर में 5 मिलियन 50 लाख कारें बनने लगी साथ में। तो बनती भी थी, तो इसका मतलब क्या है, बन क्यों रही है, बिक्री हो रही है। तो इंक्रीज्ड इनकम के चलते धीरे धीरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा कारों के बनने में, और भी प्रोडक्शन का काम जो होने लगा उसमें लोगों का इनकम बढ़ने लगा। तो जब इनकम बढ़ता है तो लोग फिर सुविधाओं की ओर भागते हैं। तो लोगों में अब रेफ्रिजरेटर्स खरीदने की बात, वॉशिंग मशीन खरीदने की बात, रेडियोज़ खरीदने की बात शुरू हो गई। और एक नया कंसेप्ट आया, हायर परचेज। हायर परचेज का मतलब होता है जिसको आजकल EMI कहते हैं, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। उसी तरह से पहले भी ये कंसेप्ट था कि आप ले जाइए, कुछ पैसा जमा कराइए और बाकी के पैसे इंस्टॉलमेंट में जमा करते रहिएगा। इसी कंसेप्ट को हायर कंसेप्ट कहते हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन भी बढ़ा, क्योंकि पैसा होने लगा तो लोग घर बनवाने लगे, लोगों को अपना घर मिलने लगा। तो इसके चलते अब अपना घर लेने के लिए या अपना घर बनवाने के लिए लोग लोन लेते थे। तो एक अच्छे साइकिल की शुरुआत हुई। क्या हुई कि इन्वेस्टमेंट इन कंज्यूमर गुड्स एंड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन,
अब बहुत सारे बिल्डर्स कंस्ट्रक्टर्स लोगों ने हाउसिंग कॉलोनीज बनाना शुरू किया, उसमें इन्वेस्ट किया, और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, या खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़ा है, दवा, सब चीज़ जो कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रोडक्शन में लोगों ने अब पैसा लगाना शुरू किया। तो पैसा लगाएंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर लोगों का इनकम बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ज़रूरतें बढ़ती हैं, तो डिमांड बढ़ता था, तो डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्शन में लोग पैसा लगा के प्रोडक्शन कराएंगे, फिर प्रोडक्शन कराएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एक अच्छी साइकिल क्रिएट हुई थी जिसने इकोनॉमी को बूस्ट किया, इनरिच किया, और धीरे धीरे लोगों की स्थिति सुधरने लगी, देशों की स्थिति सुधरने लगी वार के बाद। इन 1923 द यूएस बिकेम द लार्जेस्ट लेंडर। अब 1923 आते आते अमेरिका सबसे बड़ा ओवरसीज लेंडर बन गया, यानी समुद्र के पार दूसरे देशों को कर्ज देने वाले देशों में सबसे बड़ा स्थान यूएस का हो गया। बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑल्सो। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जब अमेरिका का पैसा यूरोप में लगा तो यूरोप के जो देश तबाह हो गए थे वहाँ भी इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हुई, लेकिन यह रिकवरी हुई तो लेकिन शॉर्ट लिव्ड रही, कम ही दिनों तक चली। 1929 में फिर ग्रेट डिप्रेशन का दौर आ गया। डिप्रेशन का मतलब होता है आर्थिक मंदी। महान आर्थिक मंदी थी 1929 से लेकर के 1930 के मिड तक, उसको देखते हैं। उसके फीचर्स क्या थे? कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन। हुआ क्या कि जब कीमतें गिरने लगी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कम होने लगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, फिर इनकम कम हो गया, फिर व्यापार कम हो गया, ये सारी चीज़ें कम हो गई। और कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन का मतलब हो जाता है विनाशकारी कमी, बहुत ज़्यादा कमी का हो जाना। ये कारण क्या थे, क्यों हुआ? एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज वर्स्ट हिट, और इसका परिणाम सबसे बुरा प्रभाव जो एग्रीकल्चरल रीजन्स थे वहाँ पे पड़ा, और वहाँ पे जो लोग खेती में लगे हुए थे उनको झेलना पड़ा। ग्रेटर एंड प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन एग्रीकल्चर देन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर इसका जो दुष्प्रभाव पड़ा वो उतना ज़्यादा नहीं था, और ज़्यादा दिन तक नहीं चला जितना दिन तक ये एग्रीकल्चरल चीज़ों पे पड़ा। कारण क्या थे कि एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हो गया था। आपको लगा होगा कि सर ऐसा क्यों हो गया, तो आप जानिए कुछ कारणों को मैंने नोट डाउन कर दिया पॉइंट वाइज। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या चाहें तो आप इसको नोट कर लें अपने नोटबुक में, तो फायदे में रहेंगे। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे लोग, चूंकि इनकम कीमतें कम हो गई थी तो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो चाहिए, तो उतना कमाने के लिए ज़्यादा बेचेंगे तो मिलेगा, तो इसलिए बहुत अधिक प्रोडक्शन हो गया। तो जब बहुत अधिक प्रोडक्शन हो जाएगा तो कीमतें और कम होंगी, तो फिर और कमाने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ये एक विशियस साइकिल, एक बुरा चक्र शुरू हो गया था। पैनिक ऑफ द यूएस ओवरसीज लैंडर्स। तो जो अमेरिका के जो लेंडर्स थे, लेंडर्स का मतलब कर्ज देने वाले, उनको भी एक अंदेशा हो गया कि अरे इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा तब तो हमारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए पैसा रिकवर करने के लिए एक तो उन्होंने लोन देना बंद कर दिया, और जिनको लोन दिया था उनसे पैसा वापस मांगने लगे। तो अब इसके परिणाम स्वरूप बैंक्स फेल करने लग गए, करेंसीज कोलैप्स करने लग गई, और जो है एग्रीकल्चरल और प्राइसेस जो है वो और कम होने लग गई, वो भी डाउन होने लग गई। ये बैंक का फेल होना और करेंसीज का कोलैप्स होना यूरोप में हुआ, और ये एग्रीकल्चरल प्राइसेस को रूरल एरिया में गिरने का काम कहाँ हुआ? लैटिन अमेरिका, जो गरीब इलाका था वहाँ पे होने लगा। और यूएस डबल्ड इट्स इंपोर्ट ड्यूटी। अब उससे विदेशी चीज़ें हमारे यहाँ के न बिकें, हमारे यहाँ की चीज़ें ही बिकें, इस स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए अमेरिका की सरकार ने अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी, जो आयात टैक्स होता है, यानी बाहरी सामान अमेरिका में जाएगा तो पहले जितना टैक्स लगता था उससे दोगुना टैक्स लगेगा, अब ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर लिया अपने यहाँ। और स्लैशिंग ऑफ डोमेस्टिक लोन्स बाय यूएस बैंक्स। तो यूएस की सरकार नहीं, यूएस के जो बैंक्स थे वो भी अपने लोगों को लोन देना कम कर दिए, तो वहाँ भी दिक्कत हुई। परिणाम क्या हुआ कि बैंक्स वेंट बैंक। अब धीरे धीरे जब बैंक्स का काम ही है पैसा जमा करना, पैसा देना, ब्याज से कमाना, तो बैंक ने ब्याज देना कम कर दिया। उनके पास, लोगों के पास पैसा नहीं था तो जमा नहीं होता था, तो बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए, यानी कंगाल हो गए और बंद हो गए। पीपल हैड टू लीव हाउसेस, कार्स एक्सेट्रा। अब जब इनकम कम हो गया तो जो लेंडर्स थे वो अपना पैसा मांग रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को अपना घर बेचना पड़ा, अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ी, यानी फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ गया और कंपनियां भी बंद होने लग गई। इसके बाद
बताया जा रहा है। पांचवा जो आपका यूनिट है, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। इस ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव इंडिया ने कैसे झेला? तो इंडिया तो उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। निश्चित रूप से इंडिया को बहुत बुरा, और इंडिया के ज़्यादातर लोग खेती में लगे हुए थे, खेती पर इसकी अर्थव्यवस्था आधारित थी। कहा जा रहा है कि 20th सेंचुरी में ग्लोबल इकोनॉमी वन पार्ट होता है, यानी 20th सेंचुरी में जो ग्लोबल इकोनॉमी को डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, तो एक जगह डिप्रेशन और वर्ल्ड इकोनॉमी ग्लोबल हो गई थी। ग्लोबल हो जाने का मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई थी इकोनॉमी। तो एक इलाके में, दुनिया के एक हिस्से में प्रभाव पड़ता था तो उसका प्रभाव दूसरे हिस्से में भी देखा जाता था, पड़ता ही पड़ता था। उसी तरह से जब यूरोप में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ तो भारत को भी उसका प्रभाव झेलना पड़ा। 19th सेंचुरी, इंडिया एक्सपोर्टेड न्यू रॉ मटेरियल्स, इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर। 19th सेंचुरी का जो इंडिया था, आपने पहले भी देख लिया कि अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि यहाँ की इंडस्ट्री तबाह हो गई थी, प्रोडक्शन टूट गया था यहाँ पे। अब वो क्या करते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स खरीदते थे और अपने यहाँ भेज देते थे, फिर उन्हीं रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना के यहाँ पे ले आकर के सामान भेजते थे, बेचते थे उसको। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसको मैंने एक्जिम लिखा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आधा हो गया। 1928 से 1934 के बीच में इंडिया का एक्सपोर्ट तो बहुत कम हो ही गया था, इंपोर्ट भी कम हो गया। व्हीट प्राइसेस आप, और जो यहाँ के गेहूं जाते थे दूसरे देशों में, उनकी कीमतें भी आधा हो गई। पीजेंट्स एंड फार्मर्स वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो छोटे किसान हैं और बड़े किसान, सब पे, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था उस पर सबसे अधिक पड़ा। प्राइसेस फेल, टैक्स डिड नॉट रिड्यूस। अब देखिए होता क्या था, जो यही होता है कॉलोनीज के साथ, कि जब प्रोडक्शन कम हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो गया, तो सरकार को चाहिए था, उसने देखा था सरकार ने कि हाँ मंदी है, तो सरकारें कुछ स्टेप लेती हैं। लेकिन वो तो कॉलोनी था इंडिया ब्रिटिश का, तो वो क्या करेंगे, उनको तो यहाँ से इकोनॉमिक गेन करना है। तो उन्होंने रेवेन्यू को कम नहीं किया और लोगों का इनकम कम हो गया। तो परिणाम ये हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा तबाही का सामना किए, बहुत ज़्यादा कर्ज ले करके और अपना रेंट चुकाते थे या टैक्स देते थे। एक उदाहरण बंगाली जूट प्रोड्यूसर्स की ली गई है यहाँ पे, कि बंगाल अपने आप में जूट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था उस समय भी, आज भी है। तो ये क्या हुआ कि वो अच्छे मतलब इनकम बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने लोन ले करके और जूट की खेती की। तो जूट की खेती की और वो बढ़िया हुआ भी, लेकिन जब ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और डिमांड कम हो गया था, एक्सपोर्ट कम हो गया था, तो प्राइसेस कम हो गए, जिसके चलते उनके कर्ज को वो लौटा नहीं पाया और कर्ज में डूब गए। पीजेंट्स अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में किसानों की स्थिति यही थी कि वो कर्जदार हो गए। कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपने जमीनों को गिरवी रखा। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, बेचना नहीं, अपने जमीन दूसरे को दे करके और उसके एवज में पैसा ले लेना, और फिर जब ये उतना पैसा उसको वापस करेंगे तब वो जमीन छोड़ेगा, नहीं तो उस समय तक वो जमीन जैसे उसकी हो उसी तरह से वो खेती करेगा, उसके क्रॉप्स उस व्यक्ति के हो जाएंगे जिसने इस किसान को पैसा दिया। तो अपना कर्ज चुकाने के लिए लोग मॉर्गेज करते थे लैंड को, अपना गहना बेच दिया, घर की महिलाओं का जो भी सोना चांदी था वो बेच करके लोग कोशिश किए कि हाँ हम पैसा लौटाएं। अब इतना ज़्यादा, पहले आप जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, या भारतीय चीज़ें जब अंग्रेजों के यहाँ जाती थी, विदेश जाती थी, तो वहाँ से सोना मिलता था बदले में। तो ये सोना जो यहाँ से बिका, ये जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि गोल्ड फ्रॉम इंडिया है टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिकवरी, यानी भारत से जो सोना बाहर गया, जो सोना बिका किसानों का, या जिन लोगों ने भी सोना बेचा, उस सोने ने दुनिया के इकोनॉमी को फिर से रिकवर करने में मदद किया। अब है अर्बन इलाकों में इसका प्रभाव कम पड़ा, यहीं भारत में भी कहीं भी, क्योंकि वहाँ के लोग लेस अफेक्टेड हुए। कैसे? तो जो जमीन वाले थे, जो घर बनवा लिए थे, जो भाड़ा पे किराया पे घर दिए हुए थे किराएदार से, तो उनको हर मंथ किराया मिलता ही रहेगा, उनकी इनकम कम नहीं हुई। जो सैलरीड एम्प्लॉइज थे मिडिल क्लास के लोग, तो उनका वेतन तो कम नहीं हुआ, जितना वेतन पहले मिलता था उतना ही आज भी मिल रहा है, लेकिन हर चीज सस्ती हो गई थी, चीजें सस्ती हो गई और इनकम उनका पहले जितना ही रहा, तो निश्चित रूप से अब कम पैसे में ही उनका काम चल जाता था, तो वो ठीक कंडीशन में थे। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रू, और बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्री इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिए। शहरी इलाकों की बात हो रही है, क्यों पैसा लगाना शुरू कर दिए? क्योंकि सरकार जो है थोड़ा सा, यहाँ के देशवासियों के जो लीडर्स थे अपने भारत में, उन लोगों ने सरकार पे दबाव बनाना शुरू किया। तो सरकार ने जो इंडस्ट्रीज के ऊपर टैरिफ लगना था, जो टैक्स लगता है, उसमें कुछ कमी की थी, तो उससे
इनकरेज्ड होकर के यहाँ के लोगों ने इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और कमाना शुरू किया। तो हम देखते हैं कि भारत में भी यूरोप के जैसे ही एग्रीकल्चरल रिलेटेड लोग प्रभावित हुए अधिक ज़्यादा समय तक, और अर्बन इलाके के लोग कम प्रभावित हुए थे। इस यूनिट में आपको इतनी ही जानकारी लेनी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह हेल्पफुल रहा होगा। आप इसे लाभ उठाएं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जिससे आपको हेल्प